प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में पूछा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? बताइए, कौन दुर्बल अम्ल है? पहला विकल्प देखते हैं, HNO3 है, बी है HCl, सी है CS3COOH और डी है H2SO4। तो इन चारों विकल्प में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी है, CS3COOH हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र पूछा हुआ है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको याद रखना है CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न में पूछा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है। 25 मीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 मिलीमीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, प्यारे बच्चों, यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? बताइए, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध पूछा है। तो याद रखिए एक बात कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है f, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यहाँ पर रिलेशन जो होगा वो f बराबर r/2 होता है। ऑप्शन बी में f बराबर r/2 दिखाई दे रहा है, इसलिए पांचवें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी की ओर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, बताइए, प्रश्न में पूछा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का होता है, सिलिकॉन का होता है, यूरेनियम का होता है, या फिर प्लूटोनियम का होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिए, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न में पूछा है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? बताइए, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज जो होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 8, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बताइए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि पूछी है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो मुकुलन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? मुकुलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? बताइए, ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? पहला विकल्प है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है पारा और डी है टंगस्टन। तो बताइए, इन चारों धातुओं में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण से इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका प्रतीक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सोडियम का प्रतीक Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर।
किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण से, बी है अवतल दर्पण से, सी है उत्तल दर्पण से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वह दर्पण अवतल दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, इसमें पूछा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बताइए ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, बी है सेल्यूलोज का, सी है वसा का, डी है उपरोक्त सभी का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब जो होगा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इन चारों विकल्प में से सोडियम जो है यह विद्युत धनात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी Na हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब होगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? प्रश्न का आंसर क्या होता है देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, बी है वास्तविक और उल्टा होता है, सी है आभासी और उल्टा होता है, डी है वास्तविक और सीधा होता है। तो प्यारे बच्चों, मानव आंख की रेटिना के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। मानव की आंख की जो रेटिना होती है इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 16 देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण से होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, बी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 17। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि आपसे पूछी है। पहला विकल्प है 270 दिन होती है, 290 दिन, 200 दिन या फिर 245 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो 270 दिन होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? बताइए हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो आपको याद रखना है हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन डी के साथ इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, जल की या फिर क्लोरोफिल की? तो हम सभी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है।
लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑक्सीजन हमारा सही जवाब रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है। ऐसी संरचनाओं को प्यारे बच्चों अवशेषी अंग कहा जाता है। ऐसी संरचनाओं को कौन सा अंग कहा जाता है? अवशेषी अंग। जिन संरचनाओं का कोई उपयोग नहीं है उनको अवशेषी अंग कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न में दिया है CFC क्या है? बताइए CFC क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्या है? तो आप कहेंगे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन ए के साथ इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? बताइए, मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है या फिर परिवहन का है? तो मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का एक हिस्सा है। विकल्प सी उत्सर्जन हमारा सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न 24 देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। बताइए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसे होते हैं? सूखे बीज होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं, उबले हुए बीज होते हैं या फिर कुचले हुए बीज होते हैं? तो श्वसन के अध्ययन के लिए जिन बीजों का उपयोग होता है वो बीज अंकुरित बीजों का इसमें उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज हमारा सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 25, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? बताइए, इनमें से कौन अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, बी है केले का छिलका, सी है प्लास्टिक, डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो है यह ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टिक हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 26, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बाइफोकल से या फिर बेलनाकार से? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण प्यारे बच्चों अवतल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। यहाँ पर अवतल लेंस हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में कौन सी ऐसी किरण है जिसका झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या फिर हरे रंग का? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रम में जो बैंगनी रंग होता है इस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 28, इथाइल अल्कोहल का सूत्र या अणुसूत्र क्या है? बताइए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र आपको याद रखना है। इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 29, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? बताइए, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? पहला विकल्प है तांबे का है, लोहे का है, मैग्नीशियम का है या फिर एल्यूमिनियम का है? तो प्यारे बच्चों, क्रायोलाइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसलिए इस प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा। और अब बारी है आज के इस हमारे वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की। प्रश्न में दिया है, तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है?
पहला विकल्प है कैंडेला के रूप में, बी है जूल के रूप में, सी है एम्पियर के रूप में, डी है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो बताइए तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको सामान्यतः एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अंतिम प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि ये टोटल 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो जो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लास 10th साइंस में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।